बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर आरफ। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आने वाला जो साल है 2026 आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का साल है और इस इलेक्शन के हवाले से तैयारियों का सिलसिला है वो अभी से शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करेंगे, कोई कहाँ जाएगा और कोई कहाँ जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी शुनीद है कि कोई एक नई जमात का क़याम है वो भी लाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, बल्कि हो चुका है और एक साहब जो है उनको इसकी सदारत भी दे दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रिवाइवल के हवाले से भी बातें चल रही हैं और साबिक वज़राए आज़म 2-3 वज़राए आज़म जो हैं आज़ाद कश्मीर के, उनमें बड़ी कोई अहम किस्म की खबरें उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे और कि क्या होने वाला है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, कौन कौन से लोग जानेंगे, किन किन लोग जाने के इम्कानात हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो शायद पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, मामलात भी हो गए थे, लेकिन अभी फिर उसमें कोई डेडलॉक आ गया है। ये भी एक नई खबर है कि ये डेडलॉक क्यों आया, क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे यासर। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये शुनीद है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रिवाइवल हो रहा है। यासर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सुनने में ये आ रहा है कि कोई तैयारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है और साबिक कुछ वज़राए आज़म जो हैं वो बड़े एक्टिव हो रहे हैं, शायद उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत सौंपी जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रिवाइवल के हवाले से ये कोशिशें को आज की नहीं है, इन पे तकरीबन गुज़िश्ता 3-3.5 साल से काम हुआ, मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुआ कि इसको जो है ना दोबारा से इसका रिवाइवल किया जाना चाहिए तक, क्योंकि ये रियासती जमात है। लेकिन जब भी इस हवाले से कोशिश की गई, लेकिन तो इसमें शामिल करने के हवाले से लोगों को, इलेक्टेबल्स को बिलखुसूस, तो वहाँ पर से सख्त रेजिस्टेंस हुई। फिर इसकी बहाली नो के हवाले से काम करने वाले लोग फिर पीछे चले गए, लेकिन अभी फिर इसके लिए हवाले से कोशिश जारी है गुज़िश्ता 1 साल से। और उसकी बड़ी वजह वो आज़ाद कश्मीर के जो डायनामिक्स हैं गुज़िश्ता तकरीबन 14-15 माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसको डिफ्यूज़ करने के हवाले से भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पे एक रियासती जमात का अहया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जब से रियासत के बाहर की जमातों ने का इक़्तिदार यहाँ पे मुस्तहकम हुआ 2-3 टेन्योर से, उसकी वजह से रियासत की जो लोगों का अपना एक बयानिया था, जो ये समझ रहे थे कि हमारी अपनी एक जमात है, हमारा एक अपना बयानिया है, उसके ऊपर कारी ज़रब लगी और मफादात का नज़रियाती जो है ना टकराव भी आया। और नज़रियात के हवाले से जो कि पुख्तगी थी वहाँ के लोगों में, पाकिस्तान के हवाले से जो उनका ख्याल था, उस ख्याल पे कारी ज़रब लगी, तो लिहाजा उसका वापस अहया ज़रूरी है। तो इस पर कोशिशें हो रही हैं और इसके हवाले से 2-3 फार्मूले ज़ेर कार हैं। एक फार्मूला ये था कि दूसरे जो इलेक्टेबल्स हैं मुख्तलिफ जमातों में, जिनमें नून लीग मौजूद है, कुछ पीपल्स पार्टी और इस तरह PTI और किस तरह माजरीन की नशिस्तों से कुछ लोग, कि उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना दिया जाए। हमने कुछ अर्सा पहले एक खबर दी थी कि पंजाब की एक नशिस्त से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेंबर असम्बली इस वक्त के हैं, आज़ाद कश्मीर काबीना का भी वो हिस्सा हैं, वो एक इस्टेब्लिशमेंट के एक ज़िम्मेदार के साथ कुछ अर्सा पहले जाके मुज़फ़्फ़राबाद में मिले और जाके उन्होंने वाज़े तौर पर उन्हें कहा कि आप मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये खबर हमने उस वक्त ब्रेक की थी कि वो उन्होंने शमूलियत के हवाले से ये बात इसलिए की थी कि वो ये समझ रहे थे कि जो आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात के हवाले से माहौल बन रहा है तो शायद नून लीग उन्हें कबूल न करे, उनकी कंस्टिट्यूंसी की डायनेमिक्स कुछ ऐसे है। तो पीपल्स पार्टी में उनका तो वहाँ गुजर हो नहीं सकता, पंजाब से उनका ताल्लुक है, तो वो बेहतर समझ रहे थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने की वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट उनकी सीट आगे के लिए महफूज कर सके। ये उन्होंने खुद जाके ऑफर की थी। तो अब ये सिलसिला चला आ रहा था। एक फार्मूला ये था कि इलेक्टेबल्स को डायरेक्ट ले लिया जाए, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने बासियत पार्टी। फिर इसके ऊपर रेजिस्टेंस हुई, कुछ लोग जो असेंबली से बाहर हैं नून लीग के, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया कि नहीं, हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये फिर बुलाने वाले जो लोग थे उन्होंने फिर सबको कह दिया कि ठीक है, आप हमारे अगले हुक्म का इंतजार करें। अब दूसरा फार्मूला ये सामने आया कि नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इताद कर दिया जाए, क्योंकि नून लीग जो आज़ाद कश्मीर की है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही के बतन से इसने जन्म लिया हुआ है, ये सारे लोग वहीं के हैं। तो इताद की सूरत में तकरीबन 5 नशिस्तों का जो है ना फार्मूला तय हुआ था, वो सरदार अतीक खान साहब ने दिया था, एक स्पेशल सीट और 4 दीगर नशिस्तों का। उन नशिस्तों में एक सरदार अतीक साहब की अपनी नशिस्त थी, एक उनके दामाद राजा साकिब मजीद साहब की नशिस्त थी, एक वहाँ से मीरपुर डिवीजन से जो शफीक जलाल साहब हैं उनकी नशिस्त के हवाले से था, और एक इस तरह माजरीन में से नशिस्त का था, और एक उन्होंने स्पेशल सीट मांगी थी कि ये सीटें आप हमें दे दें इन पे। लेकिन इस फार्मूले के ऊपर कुछ फिर भी पेशरफ नहीं
नहीं हो सकी थी, इसकी प्रोग्रेस पे रुक गई थी। लेकिन अब फिर से ये बात चली है कि ये दोनों फार्मूले कामयाब नहीं है, इलेक्शन का वक्त कम रह गया है, लिहाजा नागजीर है कि कुछ बिग गन्स जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं और उनका एक आज़ाद कश्मीर के अंदर फुटिंग भी है, बरादरी कबीला भी है और उनका वोट बैंक भी है, उनकी शोहरत भी है, तो उनको उठाकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया जाए और 2021 के पीटीआई के फार्मूले की तरह आज़ाद कश्मीर के कुछ इलेक्टेबल्स को इसका हिस्सा बनाने के बाद आगे हुकूमत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नुमाइंदगी दी जाए। और तो एक कोशिश तो ये भी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आगे वज़ीर आज़म ही लाया जाए, लेकिन जो नामुमकिन है। लेकिन उसमें यह फार्मूला मौजूद है कि सरदार अतीक साहब ने फार्मूला पेश किया है कि हमारी पार्टी को अगली हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, नून लीग अपना वज़ीर आज़म ले आए। डेफिनेटली नून लीग का वज़ीर आज़म जाती उमरा की मर्जी का वज़ीर आज़म होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट का भी मंजूर नज़र होगा। तो उन्होंने खुद के लिए मांगा है कि मुझे आप सदर रियासत का ओहदा दे दें, क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, 74 साल मेरी उम्र है और अब मैं बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें यासर ये बात है कि अगर जिस तरह हमने पहले भी खबर दी थी, नाज़रीन तक पहुंचाई थी कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मामला तय हो गए, लेकिन उसमें अभी सुनने में आ रहा है क्योंकि डेडलॉक पैदा हो गया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो लीडरशिप है उनने वो रजिस्ट किया इसके ऊपर, तो इसमें कोई अभी डेडलॉक है। अब अगला जो फार्मूला तय किया जा रहा है वो शायद ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब को शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत सौंपी जाए। लेकिन इसमें एक और बात ये भी है यासर कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होते हैं सरदार तनवीर इलियास साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद होता है नून लीग के साथ, तो फिर इसमें ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि सरदार तनवीर इलियास साहब सदर बनेंगे या सरदार अतीक साहब सदर, रियासत की बात कर रहा हूँ, रियासती सदर जो है वो फिर कौन बनेगा? वो अतीक साहब तो कहेंगे मैं सदर बनूंगा, फिर तनवीर साहब कहेंगे मैं सदर बनूंगा, क्योंकि अब वज़ीर आज़म नून लीग का होगा तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक ना एक तो फिर सदर बनेगा। तो तनवीर इलियास साहब तो इस तरह तो मेरे ख्याल से ये ऑफर कबूल नहीं करेंगे। और सरदार अतीक साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनसे रब्ता किया था, लेकिन वो सदारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो सदारत अगर उन्होंने छोड़ी, उन्होंने कहा जी फिर रियासत के जो सदर होगा फिर मैं हूँगा। तो इसमें काफ़ी जो है वो मामलात गड़बड़ लग रहे हैं। ये आपको तो बहुत एक छोटा सा जिसे आप कह सकते हैं कि एक नज़र आ रहा है, हल्की सी एक झलक नज़र आ रही है, इससे भी आगे भी बहुत कुछ होना है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े डिजास्टर होने हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ ना सरदार तनवीर इलियास साहब कुछ कर सकते हैं, ना सरदार अतीक कर सकते हैं। सरदार तनवीर साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी और मंशा बहुत ज़्यादा नहीं चलनी। डेफिनेटली उन्होंने आफ्टर ऑल इस्टेब्लिशमेंट की बात मानना तक ये सूरत हाल मतलब वाज़ेह नहीं हुई है कि क्या वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। अभी ये टू अर्ली है। हाँ। अभी तो बात ये है कि पार्टी बनानी, आपका नून लीग के साथ फार्मूले में क्या कामयाबी होती है, आपका फार्मूला क्या बनता है, आप कितने लोगों को जितवा सकते हैं, ये तो बात की गेम है कि किसके पास क्या कुछ है। दिनों की बात है कि उस्मान अतीक और सरदार अतीक साहब जो हैं वो तनवीर इलियास साहब के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद भी उम्रे पे चले गए थे वो। देखें डेफिनेटली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये उनकी मुलाकात हुई थी, वो उमरा, उसके बाद वो उमरा पर भी गए थे। तो ये बैक चैनल पे सरदार अतीक साहब और उस्मान अतीक साहब बिलखुसूस वो एक्टिव तो हैं, मेरे ख्याल में, मेरा अपना अंदाज़ा है ये, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हमने देखा कि उस्मान अतीक साहब बैक चैनल पे शायद सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ राब्ते में हैं। अच्छा। और मुसलसल राब्ते में हैं और वो इस कोशिश में हैं, क्योंकि सरदार उस्मान अतीक साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी जब फारूक हैदर साहब गए थे उनसे ताज़ियत करने के लिए चचादाद भाई के हवाले से सरदार अतीक साहब से जोली चीर, तो वहाँ पे उस्मान अतीक साहब ने मुजाहिद अव्वल की कब्र पर उन्हें रिसीव किया था राजा फारूक हैदर साहब को, और उसके साथ गुजरते हुए उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो ये की थी कि 15 साल हो गए हमें इक़्तिदार से बाहर, 15 साल तो उम्र कैद होती है, तो अब हमारे ऊपर आप शफकत फरमाएं। फारूक हैदर साहब ने वापस उन्हें ये बात कही थी कि देखो उस्मान साहब, आपको याद है कि आपने मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने वो याद दिलवाया कि आपको याद है कि मेरे साथ आपने क्या सलूक किया था, उसके नताइज फिर देखें। तो ये नोक चौंक हल्की फुल्की, मतलब ये भी चांस है कि शायद राजा फारूक हैदर साहब भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत संभाल सकते हैं, मुमकिन है सर? फारूक कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आज़ाद कश्मीर के मैं आपको बताऊं हालात इस कदर सियासी हालात, वहाँ का सियासी स्ट्रक्चर इस कदर टूट फूट का शिकार हो गया है कि अभी तक शायद अंदाज़ा नहीं है लोगों को कि इंतखाबात का जब बगल बचेगा उस वक्त क्या होना है। और बिलखुसूस अवामी एक्शन कमेटी का वो सेगमेंट है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो कहाँ कहाँ किसके लिए क्या क्या तबाही करेगा, कौन सी बिग गन्स को जो है ना वो लिटा देगा, और बल्कि उन्हें अगली असम्बली से भी बाहर कर देगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, उनका पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसी। उसके साथ साथ ये भी यासर कि अभी तक
تو جو حکمران جماعت ہے وہ ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جماعت میں ہے. مطلب انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ابھی تک یہ ایک گروپ توڑ کے وہ آئے تھے نا پی ٹی آئی سے ایک فارورڈ بلاک بنا کے, تو ابھی تک ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اور وزیر اعظم سمیت ابھی وہ ہوا میں ہی ہیں, پتہ نہیں ان کی جماعت کون سی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن انوار الحق صاحب سمیت ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اگلی الیکشن میں نشستیں بھی کنفرم نہیں ہیں. ان میں سے شاید گنتی پہ گنے ہوئے چند لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں بڑی ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگلی اسمبلی میں اگلا الیکشن وہ جیتیں گے. تو لہٰذا آپ یہ جو سٹف اس وقت اسمبلی کے اندر ہے یہ ویسے ہی قابل نفرت ہوتا ہے, آپ اس کو بہت زیادہ ویٹیج نہ دیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک نئی جماعت جو ہے اس کی پاسبان وطن کو جماعت نئی لانچ ہوئی ہے پاکستان میں, اس کے رجسٹریشن تو ہوگی الیکشن کمیشن میں. اب آزاد کشمیر الیکشن کمیشن میں اس کے رجسٹریشن کے معاملات جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں, اور سابق جو وزیر ہیں پہلے ان کا تعلق تھا ایم کیو ایم سے طاہر کھوکھر صاحب, اس کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا ہے. یہاں پاکستان میں بھی آزاد کشمیر کی بھی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جماعت لانچ کرنے سے بھی کوئی الیکٹیبلز ان کے ساتھ آئیں گے یا وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کچھ سلیکٹڈ اسپیسیفک الیکٹیبلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص پاکٹ میں ہوتے ہیں, انہیں جب جہاں پہ مرضی بھی, آپ کو پتا ہے کہ وہ چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی ہو صوبائی اسمبلی ہو, جہاں پہ اٹھا کے وہ مورے ہوتے ہیں, ایک مورے کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے, تو وہ فارمولہ تو کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس چھتری کے تلے, پاسبان کی چھتری کے تلے کسی کو لایا جائے. ادروائز آزاد کشمیر کے اندر کسی پاکستان کے اندر عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی جس کے پیچھے ایک بگ گن جہانگیر ترین اور علیم خان یہ لوگ تھے, وہ نہیں کامیاب ہو سکتی, جس کے بارے میں پریڈکشن تھی کہ 42 سیٹس لے رہی ہے اور آ کے وہ ٹھہری 2 نشستوں کے اوپر. تو آزاد کشمیر تو اس حوالے سے پاکستان سے پنجاب کے کسی بھی کنسٹیچوئنسی سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. تو اس کے بارے میں سوچیں ہی نا, ماضی میں بریسر سلطان محمود صاحب کی قیادت میں ایک پارٹی نہیں بنی, اس سے بھی بڑھ کے آپ چلے جائیں. جب غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب انہوں نے اپنی جماعت بنائی تو وہ کتنی نشستوں پہ ہیں, 1 نشست کے اوپر کھڑی ہے. تو یہ فارمولے آزاد کشمیر کے اندر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے یہ کبھی کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں. لوگ بڑے میچور ہیں اور چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. تو آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے اندر کسی نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ممکن نہیں ہے اب جو حالات جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر ایک جماعت بناتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ طے کرتی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ تب ہے نئی جماعت مانو کوئی بات نہیں, آپ اور میں بیٹھ کے بھی کل ایک پارٹی بنا کے اناؤنس کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کو کچھ دینا, میں کہہ رہا ہوں جو کنگ میکرز ہیں اگر وہ خود یہ پارٹی بنائیں تو پھر ان کے لیے تو کون سا مشکل ہے, وہ الیکٹیبلز کو بھی لے آئیں گے. وہ لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا آزاد کشمیر کی, وہ تو ہمارے سامنے ہے. عثمان صاحب, ہم بھی 4-5 الیکشن تو قریب سے دیکھ رہے ہیں نا کہ آزاد کشمیر کی زمینی حقائق اس وقت کیا ہیں, تو وہ کسی کو قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا ایک چیز یاد رکھیں, طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, کچھ بھی نہیں کہا جا. دوسری ایک چیز تنویر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے, اور مسلم کانفرنس کے ریوائول کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی ہے. ایسا ہی ریوائول کے حوالے سے کوششیں تو ایکسٹریم پہ ہیں, لیکن اس کے نتائج اس کو سامنے جو آئے ہیں ان کے اوپر جو فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یاسر یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن ہے, ہو سکتا ہے شاید کوئی نیا سیٹ اپ لا کے کو ایکسٹینڈ کیا جائے, یا اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی یا مشکل ہے؟ یہ کنسپیریسی تھیری ہے, چل رہی ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس سیٹ اپ کو. اس میں مختلف اس کے پس پردہ کچھ چیزیں, ایک چیز یہ کہا جا رہی ہے کہ اس وقت کے حالات وہاں پہ موافق نہیں ہیں, اور بر وقت الیکشن کے بجائے کوئی انوار الحق صاحب کو ریپلیس کر کے کسی اور شخصیت کو لا کے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں, حالات کو نارمل کریں, تو اسمبلی کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں, جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو, انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ایک شکایت بھی کی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں, خاص کر وزیر اعظم جو ہیں, اس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ معاملات صحیح نہیں چل رہے ہیں. ہاں, انہوں نے یہ بات کہی ہے جو اخبارات میں چھپی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ کب تک یہ ٹھیکے پہ دے کے چلیں گے. دیکھیں, پیپلز پارٹی وفاق کے اندر اسے ایک تھوڑی سی تکلیف تو ہے کہ جب پاور شیئرنگ کا فارمولا بنا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو اس میں یہ تھا کہ جی بی اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جا سکا. اب کیونکہ پنجاب اور سندھ کی بھی ہلکی سی نوک جھونک آپ نے سنی, وہ دریائے سندھ سے نہر نکالنے کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی پولیٹیکلی ایک خود کو اپنی جو ہے نا مسل دکھانے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کر سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ اپنا کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ لا کے تو انوار الحق صاحب پہ عدم اعتماد کر کے اپنا پرائم منسٹر لے آئیں, اور پھر وہ طاقتور حلقوں کو پیغام دیں کہ یہ دیکھیں ہماری طاقت کیا ہے, یہ کر سکتی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے کسی حد تک زرداری صاحب کے لیول تک جب یہ بات جائے گی, میرا خیال ہے یہ فارمولہ بھی ڈیفیوز ہو جائے گا. اور انوار الحق صاحب کے حوالے سے یہ بات کوئی شک نہیں, یہ کنسرن ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی
رہی ہیں, پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے. ہاں یاسر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, کشمیر کی دھرتی کے ایک اہم سپوت, ایک بہادر بیٹا میجر سعد جو ہیں وہ گزشتہ دنوں شہید ہو گئے تھے بلوچستان میں آپریشن کے دوران, اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ کشمیر کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس نے شہادت دی ہے, اور ہمیں بھی فخر ہے کہ وہ باغ کی دھرتی سے ان کا تعلق تھا, اور ہماری دھرتی کا ایک اہم سپوت جو ہے اس نے شہادت کا جذبہ, اس میں شہادت جو ہے نوش فرمائی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم جذبہ ہے, ایسے جذبوں کو کبھی جو ہے وہ کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. عثمان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ باغ کے باسی ہونے کے لحاظ سے ہمارا فخر اور مان بھی تھا, ریاست آزاد کشمیر کا بھی مان بھی تھا, اس کے ساتھ ہی وہ افواج پاکستان جس ادارے کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اس کا فخر بھی تھا,